नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो वंदे मातरम कोई साधारण सा गीत नहीं है। यह भारत माता की शक्ति है, हमारी मातृभूमि की भक्ति है, हमारे देश की आत्मा है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस गीत ने लाखों आजादी के नायकों के दिल में देश प्रेम की अलग जगाई, और जो भारत की पहचान का जो है वो अटूट हिस्सा बना, उसी वंदे मातरम के गायन पर कांग्रेस नेतृत्व की झिझक उसकी पुरानी तुष्टीकरण की नीति का ही एक भौंडा प्रदर्शन है। इतिहास साक्षी है कि 1937 में भी राजनीतिक दबाव और वोट बैंक के गणित के तहत कांग्रेस ने इस अमर गीत को टुकड़ों में बांटने का काम किया था। और आज जब जब देश में राष्ट्रीयता का भाव प्रखर होता है, तब तब कांग्रेस खुद को इस भारत बोध से अलग थलग पाती है। वोट बैंक को सादे रखने की इस बेताबी में कांग्रेस ये भूल चुकी है शायद कि वंदे मातरम किसी धर्म या वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत माता की वंदना का पर्याय है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का जो ढुलमुल रवैया है और जो असहज रवैया है, वो कोई नया नहीं है। लेकिन हालिया घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता और वोट बैंक की राजनीति के आगे उसके लिए राष्ट्रीय गीत का सम्मान भी नगण्य हो जाता है। इसलिए आज पूरा सच में हम बताएंगे कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने वंदे मातरम को जनगण मन की तरह ही सम्मान देने का वादा किया था, और साथ ही बताएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में एक कानून लाकर इस वादे को तोड़ दिया। तो ऐसे कई खुलासों को जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिस कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश जाना चाहिए था, वहीं से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रोकने के इशारे करने की आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस का ये रवैया देश के करोड़ों नागरिकों के स्वाभिमान पर चोट कर गया, क्योंकि जिस वंदे मातरम के एक एक शब्द ने स्वाधीनता संग्राम में भारत मां के वीर सपूतों को फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूलने की प्रेरणा दी, आज़ादी का जो पर्व था उसकी 80वीं वर्षगांठ पर उसी अमर गीत पर सोनिया गांधी के असहज इशारों ने कांग्रेस के असली चरित्र को देश के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। और राष्ट्रहित के इस घोर अनादर के बाद पूरे देश में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली ही नहीं बल्कि कर्नाटक और हैदराबाद की सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जम्मू की सड़कों पर डोगरा फ्रंट ने उग्र प्रदर्शन करके इस राष्ट्र विरोधी मानसिकता का पुतला दहन किया। अब यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानून के दरवाजे तक पहुंच चुका है। 16 अगस्त को दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में दर्ज शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और मंगलुरु के उर्वा थाने में भी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। और देश का युवा और हर देशभक्त नागरिक आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या सत्ता की भूख और तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से भी बड़ी हो गई है क्या? तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि जब तक सोनिया गांधी इस अक्षम्य अपराध के लिए राष्ट्र से खुलकर माफी नहीं मांगती, तब तक ये जनाक्रोश और विरोध थमने वाला नहीं है। कल राजस्थान के निम्बाहेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को तुष्टीकरण के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस ने दशकों तक वंदे मातरम को उपेक्षित रखा, लेकिन इसकी रचना के 150वें वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस अमर गान को फिर से नया सम्मान दिया, मगर कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने जो किया, इस दृश्य को टीवी पर देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया है। अमित शाह ने कहा कि कोई भी सपने में ये कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम का गान जो गीत है उसको अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से तुरंत माफी मांगना चाहिए, ऐसा अमित शाह ने कहा। आप सुनिए उन्होंने और क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कांग्रेस के फर्जी स्पष्टीकरण का क्या है पूरा सच। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी,
140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो अब कांग्रेस की लीपापोती का ये पैतरा देखिए, जहां एक तरफ अपराध को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए झूठ का पूरा पुलिंदा बांधा जा रहा है। जयराम रमेश ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी राष्ट्रगीत नहीं रोक रही थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। लेकिन यहां पर यह सोचने वाली बात है कि कुर्सी तभी क्यों मांगी गई जब 2 स्टेंजा हो गए थे, उसके बाद ही क्यों मांगी गई? और अगर कुर्सी मांगी गई तो जब वंदे मातरम समाप्त हुआ था तब आपने दृश्यों में देखा होगा कि उसके बाद भी उनके लिए कोई कुर्सी नहीं लाई गई खड़गे के लिए, वो खड़े रहे और उसके बाद पूरे 30 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। मतलब यहां पर कुर्सी का कोई मामला नहीं था, कोई थकान नहीं थी, कोई थकावट नहीं थी। ये एक बहाना जयराम रमेश बना रहे हैं। और कुर्सी पर बैठकर क्या देशभक्ति का ढोंग रचाया जाएगा? इतना ही नहीं, कांग्रेस का दुस्साहस देखिए कि उनके नेता संविधान और संसद के कानून को ताक पर रखकर फरमान सुना रहे हैं और कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वंदे मातरम वही हिस्सा गाया जाएगा जो अक्टूबर 1937 की सीडब्ल्यूसी में तय हुआ था। यानी इसके लिए देश का कानून, राष्ट्रगीत का दर्जा बेमानी है कांग्रेस के लिए। अपनी 1937 की पुरानी तुष्टीकरण वाली नीति ही सर्वोपरि है कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मनोज कुमार कबूल कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने रोका तो था इस गीत को, लेकिन तर्क दे रहे हैं वो कि फिर भी हमने पूरा तो गाया। हद तो तब हो गई जब इनके सांसद इमरान मसूद सरेआम ये चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि ना कभी वंदे मातरम गाया है, ना कभी गाऊंगा, क्योंकि उनका मजहब इसके आड़े आता है। तो झूठ, विरोधाभास और राष्ट्रगीत के प्रति इस खुले दुस्साहस ने कांग्रेस के वोट बैंक वाले असली और बदसूरत चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आप भी सुनिए कांग्रेस नेताओं के अटपटे से 3 ये बयान। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। तो प्रमाण थे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का। तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए। आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले। तो वंदे मातरम को लेकर यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब संसद ने हाल ही में इसे कानूनी संरक्षण देने वाला नया कानून इसको लेकर पास किया है। 29 जुलाई को इसे राज्यसभा की मंजूरी मिली और 30 जुलाई को ये लोकसभा में भी पारित हो गया और इसी 11 अगस्त को राष्ट्रपति की भी इस पर मोहर लग गई है और इसके तहत वंदे मातरम को भी जन गण मन की तरह ही कानूनी संरक्षण मिल गया है। और अब वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर रुकावट डालना या राष्ट्रगीत गाने वाली सभा में रुकावट पैदा करना अपराध हो गया है और ऐसे अपराधों के लिए 3 वर्ष की कारावास, जुर्माने या दोनों सजा का प्रावधान एक साथ है। इसके पहले इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे और गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य हो गया है, नियम बना दिया गया है। और ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रगान के वक्त नियम का पालन होता है और वैसे ही नियम का पालन करना पड़ेगा। और अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन के साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना ही होगा। नए निर्देश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम के बाद ही होगी और नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। इससे पहले वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे और नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके संबोधनों से पहले
और बाद में राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये समझ ले कांग्रेस के लोग कि अब ये नियम है, नियम तोड़ेंगे तो केस भी दर्ज होगा। लेकिन कांग्रेस के नेता राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाने को लेकर लगातार ऐतराज जताते रहे और अब 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसके बाद तो बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम गाते वक्त कांग्रेसियों की असहजता ने उनकी राष्ट्र विरोधी और तुष्टीकरण की मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। तो पहले आप सुनिए बीजेपी नेताओं ने इस विवाद पर क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण देकर मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं की पूरी भावना का सम्मान किया। और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी परिवार अपने आप को संविधान और देश से ऊपर मानता है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, भारत के राष्ट्रगीत का अपमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके हैं गांधी नेहरू परिवार के लोग ऐसे अपमान करने के। अब देश इन्हें बख्शेगा नहीं। केवल माफी से काम नहीं चलेगा। उस बिल में प्रावधान ये है 3 साल तक की सजा है। देश के कई पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होकर, और 3 साल की सजा का अगर प्रावधान है, सोनिया गांधी कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। इस तरह सोनिया जी, खड़गे जी और राहुल जी का कंफर्ट लेवल बिगड़ा वंदे मातरम गाने को लेकर, उसको जिस तरह रोका गया, रोकने की कोशिश की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केरल में तो पूरा गाया ही नहीं गया, वहां भी कांग्रेस का राज है, वहां भी मुस्लिम लीग के प्रभाव में कांग्रेस ने उसको रोकने का काम किया। तो वंदे मातरम जब कानून बन गया और सबको पार्लियामेंट में मालूम है कि इसको गाना पड़ेगा, कहीं पर कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध कहीं हुआ तो कांग्रेस के जरिए हुआ, सोनिया जी के जरिए हुआ, खड़गे जी के जरिए हुआ। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कुर्सी मंगा रही थी। अरे बीच में कुर्सी भी नहीं मंगाना है, सम्मान से खड़े होना है। बहाना भी कोई नहीं मिल रहा उनके पास। दरअसल मोदी सरकार ने वंदे मातरम से जुड़ा जो नया कानून बनाया है उसमें हमारे संविधान निर्माताओं की भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया है। आपको ये पूरा सच पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा में राष्ट्रगान चुनने की बारी आई तो जनगण मन और वंदे मातरम को लेकर एक लंबी चर्चा हुई। इन दोनों गीतों में से किसे राष्ट्रगान बनाया जाए, इसे लेकर कई सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कुछ लोग वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे तो कुछ जनगण मन को बनाना चाहते थे और कुछ दोनों को समान सम्मान देने की बात कर रहे थे। आज जब कुछ लोग वंदे मातरम को मजहब के चश्मे से देखते हैं तो मुस्लिम विरोधी उसको करार देते हैं, तो ऐसे में यहाँ मौलाना आज़ाद के विचारों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ इस्लाम के एक बड़े जानकार भी थे। खुद उनका जन्म मक्का जैसे पवित्र नगर में हुआ था। उन्होंने संविधान सभा में जनगण मन और वंदे मातरम के लिए कहा था कि दोनों गीतों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हमारी आत्मा है और जनगण मन हमारा राष्ट्र है। तो सुना आपने, मौलाना आज़ाद ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया था। क्या आज वंदे मातरम का जो विरोध करने वाले इमरान मसूद टाइप जो नेता हैं, क्या वो मौलाना आज़ाद से ज़्यादा देशभक्त हैं, या उनसे ज़्यादा इमरान मसूद जो हैं वो इस्लाम समझते हैं मौलाना आज़ाद से ज़्यादा? लेकिन सबसे अद्भुत विचार जो था इस पूरी नेहरू सरकार की कैबिनेट मंत्री के मुंशी ने इसको लेकर दिया था वंदे मातरम को लेकर। उन्होंने कहा था कि जो लोग वंदे मातरम को लेकर धार्मिक आपत्ति उठाते हैं वो लोग उसकी पूर्ण भावना को नहीं समझते। ये गीत मां भारती के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है, ना कि कोई धार्मिक उपासना है। आखिरकार राष्ट्रगान के मुद्दे पर संविधान अपनाने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उन्होंने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। लेकिन इस घोषणा में जो कहा गया है उसे आज के वंदे मातरम के विरोधियों को ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को समान सम्मान दिया जाएगा। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्थान और सम्मान मिला उसे हमेशा बनाए रखा जाएगा। और तब यह घोषणा करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम गीत को जनगण मन के समान ही सम्मान दिया जाएगा तथा उसे समान दर्जा प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि इस फैसले से सभी सदस्य सहमत होंगे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद बहुत कुछ बदल गया।
1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक नया कानून बनाकर जनगण मन के सम्मान को लेकर तो नियम बना दिए, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो ये वंदे मातरम के साथ जो 1971 में धोखा हुआ, उसको अब भरपाई जो है वो 2026 में नया कानून बना के कर दी गई है। दोनों को अब राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, समान सम्मान मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं वो इतिहास जब वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया और कांग्रेस और नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में उनके सामने घुटने टेकते हुए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। तो ये तो सभी जानते हैं कि वंदे मातरम आज़ादी के हर सिपाही का स्वर था, क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे। एक समय तक वंदे मातरम से कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता था। लेकिन 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस के इस फैसले ने वंदे मातरम की मूल भावना को ही नष्ट कर दिया। तो हुआ यूं था कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कट्टरपंथी और सांप्रदायिक राजनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने आश्चर्यजनक तौर पर वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता डाला। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस इसे भारत का राष्ट्रगीत बनाना चाहती है और जिन्ना के इस वंदे मातरम विरोधी रुख से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उसने हफ्ते भर बाद ही 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। तब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित करनी थी, इसलिए कांग्रेस को करनी थी या शायद नेहरू जी को करनी थी, इसलिए उसने संकेत दे दिए कि कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव किया जा सकता है। और हुआ भी ठीक यही। 29 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा कर दी और जिन्ना के दबाव और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी सारे जो 4 छंद थे उनको हटा दिया गया। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम के बदले अब कोई दूसरा देशभक्ति का गीत भी गाया जा सकता है। नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के इस फैसले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उस दौर में विरोध किया, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई और इस तरह जिन्ना कांग्रेस को दबाने में कामयाब हो गए, घुटने पर बैठाने में कामयाब हो गए। इस घटना से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हुए कि इसके महज 2.5 साल बाद ही करीब उन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग रख दी, जो अगले 7 सालों में यानी 1947 में पूरी भी हो गई और इस धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम के एक नासूर का उदय हो गया, वो सामने आ गया। लेकिन इतिहास का ये पूरा सच यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से तो ये कहानी शुरू होती है जो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जब 15 अक्टूबर 1937 को जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया, तब नेहरू ने पहली बार वंदे मातरम उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इसके पहले तक नेहरू ने ना तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की महान रचना आनंद मठ को पढ़ा था और ना ही इसके पहले तक नेहरू को वंदे मातरम के छंदों का अर्थ पता था। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात स्वयं नेहरू ने नेताजी बोस को लिखे एक पत्र में स्वीकार की थी। सोचिए, पूरी कांग्रेस पिछले 80 साल से ये साबित करती है कि नेहरू जी जो थे वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन हैरत की बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद तक यानी 1937 तक नेहरू ने ना तो आनंद मठ पढ़ा था और ना ही वंदे मातरम के छंदों का अर्थ उन्हें मालूम था। और ये साबित करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं वो पत्र जो नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा था। और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 187 पर, जिसमें नेहरू जी नेताजी बोस को लिखते हैं, मुझे आनंद मठ का एक अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और वर्तमान में मैं उसे पढ़ रहा हूं ताकि गीत यानी वंदे मातरम का बैकग्राउंड समझ सकूं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बैकग्राउंड मुसलमानों को उत्तेजित कर सकता है। इसके अलावा भाषा की कठिनाई भी है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं स्वयं भी इसे डिक्शनरी की मदद से के बिना समझ नहीं पा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो हल्ला मच रहा है वो बहुत हद तक सांप्रदायिक तत्वों ने कृत्रिम रूप से पैदा कर दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि इस विरोध में कुछ वास्तविक आधार भी है। मतलब इसमें कुछ वास्तविक आधार भी है, ऐसा लगता है, नेहरू जी ये कहते हैं। और नेहरू जी आगे लिखते हैं कि जो लोग सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखते हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। जो भी कदम हम उठाएं वो सांप्रदायिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जहां वास्तविक शिकायत हो उन्हें दूर करने के लिए होना चाहिए। तो सुना आपने, वंदे मातरम पर जब विवाद हुआ तो नेहरू ने तब जाकर आनंद मठ को पढ़ा और वो भी अंग्रेजी में। और इतना ही नहीं, वंदे मातरम का अर्थ जानने के लिए उन्हें डिक्शनरी तक भी खोलनी पड़ी। तो ये है ना अजब कांग्रेस का, गजब पूरा सच है ये कांग्रेस का।
तो पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पी चिदंबरम के दिमागी नक्सली होने के कबूलनामे पर बीजेपी ने कैसे किया जोरदार पलटवार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और प्रधानमंत्री मोदी की दिमागी नक्सली वाले बयान पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की टिप्पणी से जो सियासी घमासान है उछड़ गया। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ 24 घंटे में ही यह साफ हो गया कि किसके दिमाग में नक्सली सोच बैठी हुई है, और अब कांग्रेस को जवाब देना होगा कि नक्सलवाद पर उसकी असली नीति और सोच आखिर क्या है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने चिदंबरम को पक्का नक्सली करार देते हुए उनके गृह मंत्री रहते हुए नक्सलवाद पर हुई लापरवाही की जांच की मांग कर डाली है। चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं। चिदंबरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा VC शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली
मसाले सच सच MDH MDH। अरे यार EMI किराया दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ। अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक